दो चेहरे इंसान कभी नहीं भूलता, मुश्किल में साथ देने वाला और एक मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कर रहे हैं एमसीक्यू ऑन इनकम टैक्स पार्ट 2 फॉर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल एग्जाम्स इन एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस। This video also useful for LDE, LDC examinations. आज का पहला क्वेश्चन है 21. An individual below 60 years has total taxable income 5 lakh to 10 lakh. Tax rate will be 30% in assessment year 2021-22. What will be tax rate for assessment year 2022-23 for same income? मतलब है 60 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है, उसकी कुल आय वर्ग है वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में है और 21-22 में 30% टैक्स लायबिलिटी थी। अगले वर्ष में सेम इनकम ग्रुप में रहता है तो 22-23 के लिए उसका टैक्स लायबिलिटी है कितना बनेगा? ए 30%, बी 20%, सी 5%, डी नील। तो सही उत्तर है ए 30%, क्योंकि टैक्स स्लैब में कहीं पर कोई चेंज नहीं किया है, उतना ही लग रहा है 30%। क्वेश्चन नंबर 22. श्री जयसिंह विल बिकम 60 years old in 14th September 2021 and earns taxable income 10 lakh and above in financial year 2021-22. What will be tax rate for his income in assessment year 2022-23? श्री जयसिंह 14 सितंबर 2021 को 60 वर्ष के हो जाएंगे और वित्तीय वर्ष 21-22 में 10 लाख और उससे अधिक की कर योग्य आय अर्जित करेंगे। निर्धारण वर्ष 2022-23 में उनकी आय पर कर की दर क्या होगी? ए 30%, बी 20%, सी 5% और डी नील। तो सही उत्तर क्या है इसका? ए 30%। Question number 23. Mr. Nogada is attaining age of 80 years on 28th February 2021. His estimated taxable income will be only 5 lakh in financial year 2021-22. What will be tax rate for his income in assessment year 2022-23? श्री नोगाडा 28 फरवरी 2021 को 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर रहे हैं। उनकी अनुमानित कर योग्य आय वित्तीय वर्ष 2021-22 में केवल 5 लाख होगी। निर्धारण वर्ष 2022-23 में उनकी आय पर कर की दर क्या होगी? ऑप्शन है ए 30%, बी 20%, सी 5%, डी नील। तो उत्तर है डी। Question number 24. Sri Jalmeda is an HUF, has estimated taxable income 2.5 lakh to 5 lakh in financial year 2020-21. His tax liability is 5% in assessment year 2021-22. What will be tax liability if he earns same income in 2021 for the assessment year 2022-23? श्री जलमेदा एक एचयूएफ है जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर योग्य आय 2.5 लाख से 5 लाख तक अनुमानित की है। उनकी कर देयता निर्धारण वर्ष 21-22 में 5% है। यदि वह निर्धारण वर्ष 22-23 के लिए 2021 में समान आय अर्जित करता है तो उसकी कर देयता क्या होगी? ए 30%, बी 20%, सी 5% और डी नील। तो इसका सही उत्तर है 5%। क्वेश्चन नंबर 25. Sri Kailash Chayal is employed in a reputed organization, has estimated taxable income 12 lakh 50,000 rupees to 15 lakh in financial year 2020-21. What will be tax liability in special tax rates provisions according to Financial Act 2020 for the assessment year 2021-22? श्री कैलाश चायल एक प्रतिष्ठित संगठन में कार्यरत है
वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर योग्य आय 12,50,001 से लेकर के 15 लाख तक अनुमानित है। निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए वित्तीय अधिनियम 2020 के अनुसार विशेष कर दरों के प्रावधानों में कर देयता क्या होगी? ए 30%, बी 20%, सी 25% और डी नील। इसका सही उत्तर है सी 25%। 12.5 लाख से और 15 लाख के बीच में जो स्पेशल प्रोविजन के अंतर्गत 25% टैक्स रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 26, श्री राजेंद्र इज employed in a reputed organization, has estimated taxable income 7,50,001 rupees to 10 lakh in financial year 2020 and 21. What will be tax liability in special tax rates provisions according to Financial Act 2020 for the assessment year 2021-22? श्री राजेंद्र एक प्रतिष्ठित संगठन में कार्यरत है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर योग्य आय 7,50,001 से 10 लाख तक अनुमानित है। निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय अधिनियम 2020 के अनुसार विशेष कर दरों के प्रावधान में कर देयता क्या होगी? 30%, 20%, 25%, 15%। मतलब 7.5 लाख से और 10 लाख के बीच में नए कर प्रोविजन के अनुसार कितना टैक्स देना होगा, उसको क्या टैक्स स्लैब होगा? उत्तर है डी 15%। क्वेश्चन नंबर 27, Sri Mohan is employed in a reputed organization, has estimated income 2.5 lakh in financial year 2020-21. What will be tax liability in special tax rates provisions according to Financial Act 2020 for the assessment year 2021-22? श्री मोहन एक प्रतिष्ठित संगठन में कार्यरत हैं जिसकी अनुमानित आय वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2.5 लाख है। निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय अधिनियम 2020 के अनुसार विशेष कर दरों के प्रावधानों में कर देयता क्या होगी? ए नील, बी 20%, सी 25% और डी 15%। इसका सही उत्तर होगा ए नील। क्वेश्चन नंबर 28, Sri Nand Kishore is employed in a reputed organization, has estimated income 5 lakh to 7.5 lakh in financial year 2020-21. What will be tax liability in special tax provisions according to Financial Act 2020 for the assessment year 2021-22? श्री नंद किशोर एक प्रतिष्ठित संगठन में कार्यरत हैं जिसकी अनुमानित आय वित्तीय वर्ष 2020-21 में 5 लाख से 7.5 लाख है। निर्धारण वर्ष 21-22 के लिए वित्तीय अधिनियम 2020 के अनुसार विशेष कर दरों के प्रावधानों में कर देयता क्या होगी? ए 30%, बी 10%, सी 25%, डी 15%। इसका सही उत्तर है बी 10%। 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में नए प्रोविजन के अनुसार दूसरे विकल्प के अनुसार 10% टैक्स लगेगा। क्वेश्चन नंबर 29, ए रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय श्री Ashok Kumar has income 5 crore to 10 crore and paid 37% surcharge for his income in assessment year 2020-21. If he has same income for year 2021, what will be surcharge liability in assessment year 2022-23? श्री अशोक कुमार द्वारा स्थापित एक प्रतिष्ठित संगठन की आय 5 करोड़ से 10 करोड़ है और मूल्यांकन वर्ष 2020-21 में उनकी आय के लिए 37% अधिभार का भुगतान किया है। यदि उसकी वर्ष 2021 के लिए समान आय है, निर्धारण वर्ष 2022-23 में अधिभार दायित्व क्या होगा? ए 25%, बी 15%, सी 37%, डी 10%। इसका सही उत्तर है 37%, क्योंकि जो सरचार्ज है वो 21, 22 और 22, 23 के लिए सेम रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज करेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन टैक्स? टैक्स पर वर्तमान स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर क्या है? ए
4%, बी 5%, सी 3%, डी 7%। इसका सही उत्तर है ए, 4% सेस लगता है। क्वेश्चन नंबर 31, ए पर्सन अपार्ट फ्रॉम सैलरी हैज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हिज टैक्स लाइबिलिटी एक्सीड्स बाई 33.5% of tax liability on salaries alone, he should pay advance tax in following manner। मतलब है वेतन के अलावा एक व्यक्ति की अन्य स्रोतों से आय होती है, उसकी कर देयता अकेले वेतन पर कर देयता के 33.5% से अधिक होती है, उसे निम्नलिखित तरीके से अग्रिम कर का भुगतान करना चाहिए। ए इन सिंगल इंस्टॉलमेंट, बी इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, सी इन 3 इंस्टॉलमेंट्स इफ एडवांस टैक्स एक्सीड ₹5,000, D in 3 installments if advance tax less than ₹5,000। इसका सही उत्तर है सी, in 3 installments if advance tax exceeds ₹5,000। क्वेश्चन नंबर 32, सैलरी इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ पे एक्सेप्ट, वेतन में सभी प्रकार के भत्ते शामिल हैं डैश को छोड़कर, कौन किसको छोड़कर के? ए चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस, बी ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री क्वार्टर्स और डी फीस ऑनरेरिया। सही उत्तर है इसका ए, चिल्ड्रन एजुकेशन असिस्टेंस को सैलरी नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, इनकम विच इज फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स एक्सेप्ट, आय जो पूरी तरह से कर से मुक्त है सिवाय किसके? ए डेथ रिटायरमेंट ग्रेचुटी, बी लीव सैलरी पेड ऑन क्विटिंग सर्विस, सी सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम यूएनओ और डी रिम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस। इसका सही उत्तर होना चाहिए क्या? बिल्कुल सही है, डी रिम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस है, उसको ग्रोस सैलरी में ऐड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, डिडक्शंस आर परमिसिबल फ्रॉम टोटल इनकम एक्सेप्ट, निम्नलिखित को छोड़कर कुल आय से कटौती की अनुमति है, किसको छोड़ करके? ए स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000, बी रीपेमेंट ऑफ एडवांसेज लोन्स ऑन जीपीएफ सीपीएफ, सी 1/5 ऑफ सैलरी और ₹5,000 एज एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो भी कम होगा 1/5 ऑफ सैलरी या 5,000, डी कंट्रीब्यूशन टू जीपीएफ सीपीएफ। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही है, बी रीपेमेंट ऑफ एडवांसेज लोन ऑन जीपीएफ सीपीएफ है, वो एग्जेम्पशन में शामिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 35, डिडक्शंस आर परमिसेबल फ्रॉम टोटल इनकम एक्सेप्ट, निम्नलिखित को छोड़कर कुल आय से कटौती की अनुमति है। क्वेश्चन सेम है परंतु डिडक्शंस यहां पर अलग दिए हैं जो याद रखने बहुत जरूरी है। कंट्रीब्यूशन अप टू ₹1,50,000 पर एनम इन एनपीएस, बी एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ₹75,000, सी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कैंसर एड्स ₹40,000 और डी रेंट पेड नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ सैलरी। तो सही उत्तर क्या है? कौन सा ऑप्शन है वो डिडक्शन में शामिल नहीं होता है? डी रेंट पेड नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ सैलरी। क्वेश्चन नंबर 36, डिडक्शंस आर परमिसेबल फ्रॉम टोटल इनकम एक्सेप्ट, निम्नलिखित को छोड़कर कुल आय से कटौती की अनुमति है। ए लोन टेकन टू परचेज इलेक्ट्रिक व्हीकल अप टू ₹1,50,000, बी ईएल एनकेसमेंट ऑन एलटीसी, सी अप टू ₹50,000 ऑन एनपीएस और डी इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट अप टू ₹10,000। क्या सही उत्तर है? डिडक्शन में किसको शामिल नहीं किया जाता? बिल्कुल अलग अलग ऑप्शंस हैं, सभी याद रखने जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ सकता है। सही उत्तर है बी, ईएल एनकैशमेंट है, उसको सैलरी में काउंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, फॉलोइंग डोनेशंस आर 100% डिडक्टेड फ्रॉम टोटल इनकम एक्सेप्ट, निम्नलिखित दान को छोड़कर कुल आय से 100% कटौती की जाती है। ए इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, बी
प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, सी नेशनल स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और डी क्लीन गंगा फंड, स्वच्छ भारत कोष। तीन है उनको 100% टैक्सेबल इनकम से माइनस कर दिया जाता है। एक है जो 100% नहीं डिडक्ट होता है, कौन सा है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, इंदिरा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसका 50% डोनेशन है, वही डिडक्ट किया जाता है टैक्सेबल इनकम से। क्वेश्चन नंबर 38, एन इंडिविजुअल हैविंग टोटल इनकम अप टू 5 लाख शैल गेट ए टैक्स रिबेट ऑफ अप टू 5 लाख तक की कुल आय वाले व्यक्ति को कर छूट मिलेगी। ए नो टैक्स रिबेट, बी ₹11,500, सी ₹12,500, डी ₹25,000। तो सही उत्तर है इसका सी, 12,500 रुपये तक की टैक्स रिबेट मिलती है। अगर 5 लाख तक की ही इनकम है तो उसको टैक्स से छूट मिलेगी, 5,01,000 होते ही टैक्स लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मच परसेंट ऑफ नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज अलाउड एज डिडक्शन इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट। यदि संपत्ति किराए पर दी गई है तो गृह संपत्ति के शुद्ध वार्षिक मूल्य का कितना प्रतिशत कटौती के रूप में अनुमत है? ए 30%, बी 3%, सी 24%, डी 5%। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यस, यू आर वेरी मच करेक्ट। A option is correct, 30%. And today's last question, 40. Which amount shall be deducted from total income if SSE partially, totally blind or physically handicapped, आंशिक पूरी तरह से नेत्रहीन या शारीरिक रूप से विकलांग होने पर कुल आय में से कौन सी राशि की कटौती की जाएगी टैक्स रिबेट के लिए, टैक्स बेनिफिट के लिए? ए 45,000, बी 55,000, सी 65,000 और डी 75,000। करेक्ट आंसर है इसका डी, 75,000 तक डिफरेंटली एबल पर्सन को टैक्स में डिडक्शन है वो अलाउ है। तो इस तरीके से हमने 2020 क्वेश्चंस की सीरीज में एक और पार्ट ऐड कर दिया है, एमसीक्यू ऑन इनकम टैक्स पार्ट 2। इससे पहले जनरल क्वेश्चंस जितने बन सकते थे प्रिंसिपल एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी है वो एमसीक्यू पार्ट फर्स्ट में कर लिए हैं। और साथ में ही सर्विस रूल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स, एकेडमिक संबंधित बहुत सारे वीडियोज है मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियोज देखिए। मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।